नमस्कार सभी मित्रों को एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। अभी तक जो है हमने काफी कुछ पढ़ा है, अध्ययन किया है उस परीक्षा के बारे में जो कल और परसों के दिन आयोजित होनी है, जिसे पीईटी की परीक्षा का नाम दिया गया है। इसमें बहुत से टॉपिक हमने पढ़े हैं, सभी का अच्छे से रिवीजन भी किया है, प्रैक्टिस भी करवाई है। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो छूट गया था, जो क्लास में नहीं दे पाया था, धातु, अधातु और उपधातु, मिश्र धातु, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसे जो है आज के 10-15 मिनट की क्लास में हम समझेंगे। क्लास को स्किप नहीं करना है, लास्ट में कुछ अच्छी बातें बताऊंगा। पेपर से पहले जो हमें करना है वो सब देखना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं धातु, अधातु और उपधातु। पहले तो धातु लिखते हैं और उसके बाद अधातु और उपधातु। यहाँ पे हमने डाल दिया उपधातु। अब देखिए, धातु क्या होते हैं। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो धनात्मकता प्रदर्शित करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये प्रदान करता है, डोनेट करता है, ये लेता है। और उपधातु में जो है धातु और धातु के मिश्रण से, संयोग से, जिनमें दोनों के गुण होते हैं, वे उपधातु में कहलाते हैं। अब देखिए, धातु कितनी है, सबसे पहले ये हमें पता करना है। धातु में है 91, ये है 22 और ये है 5। टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे पास 118 तत्व हमें ज्ञात होते हैं। इसमें धातु में 91, अधातु 22 और उपधातु 5। अब देखिए, धातु में जो इनसे क्वेश्चन बन जाता है परीक्षा के लिए, वो कौन सा क्वेश्चन बनता है? सबसे पहला जो है इसका अपवाद। अपवाद जान लेते हैं कौन सा है। अपवाद होता है हाइड्रोजन। ये अधातु है, लेकिन ये जो है किसका? धातुओं के गुण प्रदर्शित करता है। और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो है सर्वाधिक ठोस धातु। ठोस धातुओं में जो सबसे ठोस धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। तो प्लेटिनम। प्लेटिनम को जो है सफेद सोना भी कहा जाता है, सबसे कठोर माना जाता है इसे, सफेद सोना। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो बनता है सर्वाधिक तन्य धातु। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? तन्य या आघात वर्ग, जिसपे सबसे ज्यादा आघात किया जाता है, तो वो होती है सोना। ठीक है। और सर्वाधिक ऊष्मा की चालक कौन सी होती है? सर्वाधिक ऊष्मा की चालक। तो सर्वाधिक ऊष्मा की चालक होती है, सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। याद रखना है इन सभी को, लास्ट क्लास है। अब देखिए, सबसे ऐसे लिखिए, उच्च गलनांक वाली धातु। उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है? उच्च गलनांक वाली धातु होती है टंगस्टन। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इसका लिख लीजिए Au, इसका Ag और इसका W। और जो हमने प्लेटिनम लिखा है, इसका सभी पता होगा Pt। उच्च गलनांक वाली और सबसे जो चमकीली धातु होती है, चमकीली कौन सी होती है? देखिए, चमकीली होती है हीरा। और सबसे भारी होती है ओस्मियम। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे। धातुओं के बारे में वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमें लगे वो हमने आपको बता दिए इनमें से। अब देखिए, जो एक और इसका है, सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में। सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक। अब जो है शेयर कर देना है, जो बच्चे छूट चुके हैं उनके पास भी पहुंच जाए। एक इसका अपवाद होता है। अपवाद, जो अपवाद है वो क्या है? पारा। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा कैसी है? द्रव अवस्था। तो इसे इंपोर्टेंट करके जो है अपनी परीक्षा के लिए जरूरी माने। द्रव एक पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसे कैसे लिखते हैं? Hg, अर्जेंटम। ठीक है। उसके बाद अधातुएं देखिए। अधातुओं के बारे में हमें क्या क्या सीखना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने लिखे हैं कॉपी से। तो अधातुओं में जो है, अधातुएं भी जो है किस किस अवस्था में होती हैं? एक तो सॉलिड में होती हैं और गैस फॉर्म में होती हैं। किसमें? सॉलिड में और गैस फॉर्म में। उसके बाद जो एक लिक्विड फॉर्म में होती है, जो अपवाद है इसका भी, वो कौन सा है? ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। हमें याद रखना है कौन सा है? ब्रोमीन।
ब्रोमीन जो है लिक्विड में पाया जाता है, इसका अपवाद है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और दूसरा जो है इसमें जो है ये गैसें और आती हैं, कौन सी, हीलियम, नियान, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये गैसें आती हैं। इन गैसों को क्या कहते हैं, इन गैसों को नोबल गैसेस, नोबल गैस, अक्रिय गैस और शून्य वर्ग के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व, इन नामों से इसे जानते हैं। अब देखिए इन्हें नोबल गैस या अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका जो अष्टक जो होता है, अष्टक यानी कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है पूर्णतः भरे हुए होते हैं, तो ये ना तो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं और ना ही किसी से अपने इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर पाते हैं। जब किसी को देना नहीं लेना नहीं तो कैसी क्रिया हो जाएगी, अक्रिय, क्रियाशील निष्क्रियाशील हो जाते हैं। मतलब जब किसी को देते नहीं ना लेंगे तो कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ना तो बदलेंगे ना बढ़ेंगे, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे, तो कैसे हो गए, अक्रिय गैस है। इसका जो लिक्विड फॉर्म में जो पाया जाता है वो ब्रोमीन है, इनको याद रखना, नोबल गैसेस कहते हैं, याद रखना हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये अब इसमें भी याद रखना है, ये आर्गन गैस होती है, आर्गन, आर्गन गैस जो है ये बल्ब में भरी जाती है, किसमें, बल्ब में, ठीक है। हीलियम जो है वायुयान और गुब्बारों में, वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में, ठीक है, याद रखना है इसको। ये इतना हो गया। अब देखिए अधातुओं के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है। अधातुएं जो है कौन कौन सी होती हैं, इनसे पूछा जाता है। एक तो नंबर 1 पे सिलिकॉन लिख देना है, सिलिकॉन। फिर कौन सा लिखना है, जर्मेनियम याद रखना है, जर्मेनियम। और दूसरा क्या है, एंटीमनी, एंटीमनी और बिस्मथ, बिस्मथ के बाद आर्सेनिक। ये तो इनसे हो गए। इसमें पूछा कोई एक धात दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें उपधात कौन सी है, तो उपधात जो इसमें धात और अधात दोनों के गुण होते हैं उपधातुएं कहलाती हैं। देखिए एक बार फिर इन्हें देख लीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ और आर्सेनिक, ये 5 उपधातुएं हैं। अब इनके बाद में जहां से क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से, मिश्र धातुओं से। मिश्र धातुएं देखते हैं कौन कौन सी हैं और इन्हें याद कैसे करते हैं। अब देखिए मिश्र धातुएं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं मिश्र धातुएं। ये सब पढ़ाने को क्लास में था लेकिन समय ना होने की वजह से जो है नहीं पढ़ा पाए। अब देखिए मिश्र धातुएं याद करने का जो तरीका है वो क्या है, देखिए डच मुट्ज, कोमा लगा है, डच मुट्ज, उसके बाद पीतल, फिर कोमा लगा देना है जीता, यहाँ पे लिखना है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर को जितानी है, जितानी है। एक लाइन ये याद रखिए, डच मुट्ज पीतल जीता, जर्मन सिल्वर को जितानी है। फिर देखो कांसा टिता, थोड़ा दूर लिखें, एक्सप्लेन भी करना है इनको, कांसा कोमा टिता, ये टा बना हुआ, कांसा टिता, स्टील लोका, स्टील लोका। तो देखिए कांसा टिता, स्टील लोका, कांसा टिता। हाँ अब क्या आएगा, टाका से सीटी बजवानी है, क्या हो जाएगा, कांसा से सीटी बजवानी है। 2 लाइनें कंप्लीट हो गई, इन्हें देखते हैं। डच मुट्ज पीतल जीता, जर्मन सिल्वर को जितानी है, कांसा टिता स्टील लोका, टाका से सीटी बजवानी है। उसके बाद देखिए क्या है, स्टेनलेस मोनेल, क्या हो जाएगा, स्टेनलेस मोनेल, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, इसका क्या हो जाएगा फिर, लोकर्नी, लोकर्नी। अल्कू मगमोहन, क्या हो जाएगा, ड्यूरालमीन में, कोमा लगाना है, ड्यूराल मीन में।
अलकुमगमन, मगमन बुलवानी है, बुलवानी है। अगली लाइन क्या बनी, स्टेनलेस स्टील लोकरनी ड्यूराल मीन में अलकू मगमोहन बुलवानी है। अब लास्ट वाली लाइन इसकी देखिए, रोज मेटल, रोज मेटल बी सीटी बजाए, सीटी बजाए, रोज मेटल बी सीटी बजाए तो मोनेल ने लोहा तानी है। इतना है। अब देखिए इसे शॉर्ट में कैसे, ये तो हमें अब इसी में सभी मिश्र धातुएं छुपी हुई हैं, इनको याद रखना है। तो पहले एक बार इनको कंठस्थ करते हैं। डच मुट्ज पीतल जीता, जर्मन सिल्वर को जितानी है, कांसा टिता स्टील लोका, टाका से सीटी बजवानी है, स्टेनलेस स्टील लोकरनी ड्यूराल मीन में अलकू मगमोहन बुलवानी है, रोज मेटल बीसीटी बजाए तो मोनेल ने लोहा तानी है। अब देखिए इसमें जो लिखे हुए हैं हमारे, सबसे पहली डच, फिर मुट्ज और उसके बाद पीतल। इन तीनों धातुओं में किसका मिश्रण होता है, जीता का। देख लीजिए जीता से ये क्या हो गया, जिंक और प्लस तांबा। ठीक है, इसे याद रखना है। डच मुट्ज और पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, जिंक और तांबा का। उसके बाद देखिए अगली धातु क्या लिखी हुई, जर्मन सिल्वर, जी से क्या हो गया, जिंक, फिर ता से तांबा और नी से निकेल, नी से निकेल। तो जो जर्मन सिल्वर है वो किन धातुओं का मिश्रण बना है, जर्मन सिल्वर बना है जिंक, तांबा और निकेल का। ठीक, 1 2 3 और ये चौथी धातु कंप्लीट हो गई हमारे पास, मिश्र धातु। अब देखिए कांसा टिता, ये कांसा, टिता से टिन और प्लस ता से तांबा। जो कांसा है वो किन दो धातुओं से मिलकर बना है, टिन और तांबा से, कांसा टिता। स्टील लोका, स्टील जो है किससे मिलकर बना है, लोका मतलब लोहा और काका मतलब प्लस कार्बन। छोटे छोटे शब्द हैं, याद रखना है इनको। स्टील लोका, कांसा टिता स्टील लोका। अब देखिए टाका, टाका धातु है, टाका धातु किन दो धातुओं का मिश्रण होती है, इसे देखिए सी से सीसा, जिसे लेड बोलते हैं पीबी, और टी से टिन। तो ये किन दो धातुओं का मिश्रण है, टाका, सीसा और टिन का। ठीक है, अब देखिए स्टेनलेस स्टील, ये कौन सी धातु मिली भैया जी, स्टेनलेस स्टील। यहां से देखिए लोका, ये क्या है, लोहा। कर इसको सीधा लिखना है सीआर, सीआर का मतलब क्या होता है, क्रोमियम, नाइक्रोम का तार नहीं, ये क्रोमियम है। ठीक है, उसके बाद नी, नी से निकेल, नी से निकेल। तो जो स्टेनलेस स्टील है वो किससे किससे मिलकर बनी है, लोहा, क्रोमियम और निकेल। तो स्टेनलेस स्टील के लिए कितना शब्द है हमारे पास, लोकरनी, स्टेनलेस स्टील लोकरनी। अब देखिए ड्यूरालमीन, ड्यूरालमीन में देखिए कौन कौन सी धातु, एआई से कौन सी होगी, एल्यूमिनियम, सीयू से कौन सी होती है भैया, कॉपर होती है, और एमजी से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और एमजी से मैग्नीज, मैग्नीज। तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज, ये किन धातुओं का मिश्रण है, ड्यूरालमीन का। अब देखिए हमारे पास क्या है, रोज मेटल, रोज मेटल, बी से क्या हो जाएगा, बिस्मथ, कौन सा मिला, बिस्मथ। सी से क्या हो जाएगा, सीसा, और टी से टिन। ठीक है, तो रोज मेटल किन धातुओं का मिश्रण है, बिस्मथ, सीसा, टिन का।
अब देखिए क्या लिखा हुआ, मोनेल, मोनेल लिखा हुआ है। एक तो हमें इसका सीधा ही मिल गया मोनेल किन धातुओं का, तो देखिए लोहा। अब ता से क्या हो जाएगा, तांबा, उसके बाद नी से निकेल। तो मोनेल जो है किन धातुओं का मिश्रण है, तांबा और निकेल का। अब देखिए हमने सभी को एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान में रखना है प्रश्न यहां से बन सकता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फिर एक बार समझाते हैं। डच मुट्ज पीतल, ये किन धातुओं का मिश्रण है, जिंक और तांबा का। जर्मन सिल्वर में क्या है, जिंक है, तांबा है, निकेल है। उसके बाद देखिए कांसा किन से मिलकर बना हुआ है, टेता, टिन और तांबा। स्टील में क्या है, लोहा, लोहा और कार्बन। टाका में कौन सी धातु है, सी टी, सीसा और टिन। उसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकेल। लोकर्नी याद रखना है, तो इससे तीनों तुम्हें याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ड्यूरामीन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। उसके बाद रोज मेटल में बिस्मथ, सीसा और टिन। और मोनेल में देखिए लोहा सीधा मिल गया, उसके बाद प्लस तांबा और निकेल। तो ये तीन धातुओं का मिश्रण होती है। अब देखिए एक पूछा जाता है प्रश्न यहीं से, बल्ब में गैस, बल्ब में गैस कौन सी भरी जाती है, तो लिखना है यार आर्गन। उसके बाद जो बल्ब का फिलामेंट, जो इसका फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ये एक हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा हूं, हीटर का तार, हीटर का तार ये किसका बना होता है, नाइक्रोम का, नाइक्रोम का। ठीक, याद रखना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में इसे लिख सकते हैं। अब देखिए जो मैंने कहा था कि वीडियो लास्ट तक देखना है और जो कोई भी वंचित रह गया उसके पास शेयर कर दें। अब देखिए कल जो है हमारी परीक्षा है, तो परीक्षा में सबसे पहले हमें क्या करना है, सही से जाना है, अपनी मानसिकता बिल्कुल भी खराब नहीं करनी है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसा नॉर्मली हम जैसे परीक्षा देने जाते हैं किसी कॉलेज में, उसी तरह से हमें जाना है और मानसिकता को अच्छा रखना है, बुद्धि इधर उधर नहीं घुमानी है। और दूसरा काम ये करना है कि जैसे हमें पेपर दिया गया, पेपर को सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, लगभग 5 या 10 मिनट तक हम पेपर को पढ़ने में लगाएंगे। पढ़ने में लगाने के बाद जो सेक्शन हमें अच्छे से आता है, हम पहले पेपर पढ़ा हमने, अब पढ़ने पे हमें पता लग जाता है कि ये सेक्शन हम अच्छे से इसे कर ले जाएंगे, तो उस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, वहीं से स्टार्टिंग करनी है। स्टार्टिंग करते टाइम हमें एक गलती नहीं करनी है, सबसे पहले पेपर हमें जो है OMR पे नहीं भरना है। क्या करना है, OMR नहीं भरनी है, ठीक है, इसे याद रखना है। OMR पे बिल्कुल भी गोला नहीं करना है, सबसे पहले जो पेपर दिया गया है उसी पेपर पे हम सॉल्व करेंगे। OMR पे भरने से क्या हो जाता है कि दिमाग एकदम जो है फास्ट काम करता है, तो कभी कभी हम गलत गोला जो है फिलअप कर जाते हैं, जो बाद में हमें पछतावा होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, OMR पे हमें फिलअप नहीं करना है, हम जो है सबसे पहले अपना पेपर देखेंगे, पेपर में ही सॉल्व करेंगे, पेपर पे टिक कर लेंगे। जो भी मैथ या रीजनिंग क्वेश्चन है पेपर पे सॉल्व करने के बाद या GS के आएंगे तो पेपर में पहले टिक करना है। OMR के लिए 15 या 20 मिनट काफी होते हैं जिसमें हम अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है और बिल्कुल भी डरना नहीं है, नॉर्मली जाना है, परीक्षा में बैठना है और जो है अपना पेपर पे ही करेंगे सबसे पहले, OMR फिलअप बाद में करेंगे। इसी के साथ जो भी बच्चे जो हैं जिन्होंने तैयारी की है पेट की, बड़े अच्छे ढंग से तैयारी भी करवाई गई थी हमारे संस्थान में, तो इसके लिए जो है उन सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं कल की परीक्षा के लिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी बच्चे जो हैं काफी मेहनत की है, काफी मेहनत से पढ़ाया गया है, जो है अपनी परीक्षा को अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करें और जो है सर्वाधिक अंक प्राप्त करें, जिससे हमारे संस्थान का नाम हो कि हमारे संस्थान में जो है अच्छी पढ़ाई हुई है। और सभी को बहुत बहुत बधाई कल की परीक्षा के लिए। सभी मित्रों को जय श्री श्याम। जाइए भगवान का नाम लीजिए और भगवान का नाम लेकर ही हम परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, जय श्री श्याम।